हेलो फ्रेंड, 50% फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो ये है बेसिक ऑफ द स्टॉक मार्केट सीरीज का 7th वीडियो, जिसमें हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 कर चुके हैं, ये है पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग डे में सुना होगा कि स्टॉक मार्केट जब स्टार्ट होता है और जब वो एंड होता है उसके बीच में स्टॉक फ्लक्चुएट करते रहते हैं। हर सेकंड कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, कोई स्टॉक नीचे आ रहा है। तो ये इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? तो ये फ्लक्चुएशन से आपका दिल बैठता रहता होगा कि कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। तो इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक ट्रेडिंग डे है स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर नीचे जाता रहता है। बेसिकली ये जो है सप्लाई और डिमांड का खेल है सारा। अगर डिमांड घट जाती है तो शेयर नीचे चला जाता है, और डिमांड अगर बढ़ जाती है तो शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, उस मोबाइल जैसे वो शुरू में आता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और आप उसे किसी भी कीमत में खरीदना चाहते हैं। तो क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं खरीदने वाले, तो वो आप किसी भी कीमत में आप उसको खरीद लेते हैं। मान लीजिए उसके MRP 10,000 रुपये है, तो आप उसे 10,000 में खरीद लेते हैं। उस एक हफ्ते बाद आप वही मोबाइल आपको 9,000 रुपये में मिलता है। तो आपको ये लगता है कि हाँ, मैंने गलती कर दी है ये नए मोबाइल खरीद करके इतनी जल्दी। तो सिर्फ ये डिमांड और सप्लाई वाली बात है, क्योंकि उस टाइम बहुत जल्दी किसी भी प्राइस में कोई भी लेने को तैयार था वो मोबाइल, इसलिए मोबाइल महंगा बिका, क्योंकि लोग ज़्यादा थे, मोबाइल कम थे। लेकिन अब क्योंकि उसके ग्राहक कम हो गए, उसके कस्टमर्स कम हो गए, तो वही मोबाइल कम कीमत में मिल रहा है क्योंकि कस्टमर्स कम हो गए इसलिए। लेकिन स्टॉक मार्केट के इसमें डिमांड सप्लाई कैसे चेंज होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर बेसिकली मान लीजिए किसी स्टॉक या कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। अगर उस कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है, उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका रिटर्न अच्छा आएगा। लेकिन हमने जो एक्सपेक्ट किया उससे भी अगर अच्छा रिटर्न आता है तो इन्वेस्टर सारे उसको खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। तो उस वजह से उसका जो प्राइस है बढ़ जाता है। और ऐसे ही मान लीजिए अगर उस कंपनी का डिविडेंड वो कम देती है, उसका ग्रोथ कम होती है, उसका अर्निंग कम होती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, तो इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, जिसकी वजह से वो सेल ऑफ करने लगता है और उस वजह से उस स्टॉक का प्राइस कम हो जाता है। बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर में ऐसी कंडीशन और ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिससे कंपनी का ओवरऑल इंडस्ट्री का सिनेरियो पता लगता है, मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो पता लगता है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है। ऐसे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिससे हम जान पाते हैं कि किस तरीके से ये शेयर की प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं। अब स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें बहुत पैसा लगाने की जरूरत होती है। तो वो पैसा वो लोग बैंक से या कहीं से उधार लेते हैं, जो कि उनको इंटरेस्ट रेट वापस करना पड़ता है। मान लीजिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वो जहाँ से उधार लेंगे वो उनको पैसा उधार के सहित ज़्यादा वापस करना पड़ेगा। तो इस वजह से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से उस पर्टिकुलर कंपनी से जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है, जिस वजह से वो शेयर को खरीदना नहीं चाहते हैं और उस वजह से उस स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है। तीसरा होता है मार्केट सेंटिमेंट्स। मान लीजिए कोई न्यूज़ आ गई किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, न्यूज़ से उस कंपनी का जो शेयर है उसका प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा। जिस वजह से मान लीजिए कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो उसको स्टॉक को लेने के लिए काफ़ी लोग उसके भागेंगे कि हम लोग फटाफट से ले लें, स्टॉक खरीद लेते हैं। लेकिन अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो वो सेल करने की कोशिश करेंगे। तो जब स्टॉक बाय करने की कोशिश करते हैं तो क्योंकि डिमांड बढ़ गई इसलिए स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही अगर उनको लगेगा कि ये कंपनी की बैड न्यूज़ आई है, कंपनी के लिए, उस सेक्टर के लिए बैड न्यूज़ आई है, तो लोग सेल करने लगेंगे उस स्टॉक को, जिस वजह से उस स्टॉक की कीमत जो है कम हो जाएगी। मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर बजट अनाउंस करने वाला है, तो उसने काफ़ी अच्छा बजट अनाउंस किया, तो इससे क्या ना मार्केट सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। वो लोग क्या है पॉजिटिव हो जाएंगे मार्केट को लेकर कि मार्केट ग्रो करने लगेगा और लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। इन्वेस्टमेंट करने की वजह से पूरा का पूरा मार्केट ऊपर चला जाएगा। और वहीं मान लीजिए मार्केट जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट बनाया वो ऊपर अच्छा पसंद नहीं आता है, तो पूरा का पूरा मार्केट गिर भी जाता है कई बार। तो ओवरऑल शेयर के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया इन तीनों से तो गवर्न होते हैं, साथ में और भी फैक्टर्स होते हैं जिससे शेयर मार्केट गवर्न होता है। जैसे कि एप्पल के शेयर हुआ करते थे, जब स्टीव जॉब्स जो कि उनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने रिजाइन किया अपने पद से, तो एप्पल के जो शेयर थे वो नीचे गिर गए। सिमिलरली जब उनकी डेथ हुई 2011 अक्टूबर में, तब भी कंपनी के शेयर्स नीचे गिर गए। बेसिकली क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक की प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जिन्हें बोला जाता है, यानी पहला हो गया महंगाई और दूसरा हो गया इंटरेस्ट रेट। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो कि स्टॉक की प्राइस को इफेक्ट करते हैं। दूसरा हो गया कि वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा हो गया कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, यानी कि उसका मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। चौथा हो गया कंपनी की अर्निंग, कंपनी की ग्रोथ। पांचवा हो गया मार्केट के सेंटीमेंट किस तरीके से हैं। और छठा हो गया गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो किस तरीके से मार्केट को, स्टॉक के प्राइसेस को इफेक्ट कर रही हैं। अब जानते हैं क्लियरिंग और सेटलमेंट क्या होता है। तो जब भी हम किसी स्टॉक की लेन देन करते हैं तो तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है एग्जीक्यूशन, दूसरा होता है क्लियरिंग, तीसरा होता है सेटलमेंट। मान लीजिए आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर गए, उसके पास कई सारे फ़ोन हैं, आपको एक फ़ोन खरीदना है और उसके पास कई सारे फ़ोन लिस्टेड है। आपने कोई फ़ोन पसंद किया, आपने उसे ऑर्डर किया, आपने उसका पेमेंट किया, तो ये जो होता है एग्जीक्यूशन हो गया। आपने जो फ़ोन खरीदना था उस फ़ोन का जो ऑर्डर था उसको एग्जीक्यूट कर दिया। बारी आती है सेलर की। सेलर ने कंफर्म कर दिया कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। उसने देखा कि आपके पास स्टॉक है, उसने आपको मैसेज भेजा कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है और वो जो स्टॉक है वो इतने दिन बाद वहाँ से निकलेगा और आपके पास इतने दिन में पहुँच जाएगा। तो इसे बोलते हैं क्लियरिंग। जैसे ही वो स्मार्टफोन, वो मोबाइल जो आपने ऑर्डर किया तो आपके पास आ जाएगा, उसकी इनवॉइस आपके पास आ जाएगी, उसके संग ईमेल और एक SMS आपको प्राप्त होगा कि डिलीवरी होने के बाद। तो ये हर तरीके से आपके एंड से और सीलर के एंड से कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं सेटलमेंट प्रोसेस। स्टॉक खरीदने के केस में एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है? बायर और सीलर के बीच में एक लीगली बाउंड एग्रीमेंट होता है, जिससे होता क्या है कि जब वो सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज होता है तो बायर्स उसके लिए कुछ पैसे देता है और वो सिक्योरिटीज़ सेलर से उसके पास ट्रांसफर हो जाती है। दूसरा स्टेप जो आता है वो आता है क्लियरिंग का। क्लियरिंग में वो सारे आपको स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे जिससे कि आपका जो ऑर्डर है उसका पूरा फुलफिलमेंट हो जाए। जैसे कि आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, आपको वहाँ पे स्टॉक्स उतने होने चाहिए जितने आपको खरीदने हैं, ताकि पूरा ट्रांजैक्शन हो पाए। पूरे प्रोसेस में
क्लियरिंग मेंबर्स, क्लियरिंग बैंक्स और डिपॉजिटरी इन्वॉल्व होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में क्लियरिंग हाउस, डिपॉजिटरीज और स्टॉक ब्रोकर को ये बताता है कि कितने अमाउंट, मतलब कितने फंड्स की और कितने सिक्योरिटी यानी स्टॉक की, कितने स्टॉक की जरूरत होगी इस पूरे ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए। तीसरा आता है सेटलमेंट प्रोसेस। सेटलमेंट प्रोसेस में पैसे का लेन देन होता है, यानी कि एक बायर जो होता है जो पैसे दे रहा है उसको स्टॉक मिल जाएंगे जितने भी अमाउंट उसने खरीदे हैं, तो बायर के पास स्टॉक्स आ जाएंगे और उसकी जगह सेलर के पास वो पैसा आ जाएगा जो उसने स्टॉक के बदले दिया है। इंडिया में स्टॉक मार्केट में T+2 चलता है। T+2 का मतलब है जिस दिन आपने ट्रेडिंग करी है प्लस 2 दिन और +2 यानी T+2, ये पूरा सेटलमेंट साइकिल जो कंप्लीट होती है ये T+2 डेज में होती है, यानी कि जिस दिन आपने ट्रेड किया है प्लस उसके अलावा 2 दिन और, जो कि ट्रेडिंग के दिन होने चाहिए। इस सेटलमेंट को रोलिंग सेटलमेंट भी बोला जाता है। अगर आप अगले ही दिन अपने खरीदे हुए शेयर को बेचना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, उसे BTST बोला जाता है, बाई टुडे एंड सेल टुमारो। लेकिन क्योंकि ये परचेज की हुए शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आई नहीं है, इसलिए ऐसा करने पे थोड़ी सी रिस्क इन्वॉल्व होती है। क्योंकि आपके पास शेयर थे ही नहीं और आपने बेच दिए, तो ये एक शॉर्ट सेलिंग का तरीका ही हो गया, क्योंकि आपके पास शेयर मौजूद ही नहीं है ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो ये जो तरीका है ये हर किसी स्टॉक के ट्रांजेक्शन में नहीं होता है, उन स्टॉक्स में होता है जो कि इलिक्विड होते हैं, यानी कि जिनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होती है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी में ट्रेड किया मंडे के दिन, तो वो ट्रेडिंग डे हो गया पहला दिन। उसके बाद जो T+1 डे होगा वो हो जाएगा ट्यूसडे, और जो T+2 डे हो जाएगा वो हो जाएगा वेडनेसडे, यानी कि जो T+2 वेडनेसडे को आपके जो मंडे में आपने ट्रेड किया था वो वेडनेसडे में सेटल होगा। जो सेटलमेंट पीरियड का कैलकुलेशन होता है उसमें खाली बिजनेस वर्किंग डे ही कंसिडर किए जाते हैं। सैटरडे संडे कोई भी हॉलीडेज जो होती हैं, नेशनल हॉलीडेज या फिर कोई भी ऐसा दिन जिस दिन स्टॉक मार्केट बंद हो, वो कंसिडर नहीं किया जाता है। अब मान लीजिए आपने कोई ट्रेड किया फ्राइडे को, तो उसका जो सेटलमेंट डे होगा वो ट्यूसडे होगा। वो कैसे? क्योंकि स्टॉक मार्केट सैटरडे संडे को बंद रहता है और फ्राइडे को जो आपने ट्रेडिंग की वो ट्रेडिंग डे हो गया, तो T+1 जो हो गया वो मंडे हो गया और T+2 हो गया, यानी कि जो सेटलमेंट डे हो गया वो हुआ ट्यूसडे। हम बात करेंगे सर्किट फिल्टर के बारे में। जैसे कि आपने कहा ये सब तो ठीक है कि स्टॉक इस तरीके से खरीदना है, इस तरीके से सेटलमेंट साइकिल होती है, इस तरीके से बेचना है, लेकिन आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि मान लो एकदम से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, वो क्रैश होता ही जा रहा है, या एकदम से कोई पैनिक आ गई, कोई कंडीशन ऐसी न्यूज़ हो गई स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, तो जो आपने जो खरीदा है वो एकदम से नीचे गिर जाएगा और आप कंगाल हो जाएंगे। तो ऐसी केस में हेल्प करती है सेबी। सेबी का रूल आता है, सेबी जो होती है स्टॉक प्राइसेस पे सर्किट लगा देती है या फिर लिमिट लगा देती है। क्या करती है, जिस तरीके से मान लीजिए किसी स्टॉक का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड और जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है सेबी उसको चेक में रखती है, यानी कि एक लिमिट लगा देती है कि इससे ऊपर स्टॉक नहीं बढ़ेगा या फिर इससे नीचे स्टॉक नहीं आएगा। जिस तरीके से साइकिल या बाइक या कार में हम लोग ब्रेक लगाते हैं कि इससे ऊपर स्पीड नहीं जाएगी और ब्रेक लगाने के बाद स्पीड कम हो जाएगी। जान लेते हैं सर्किट लिमिट क्या होती है और किस तरीके से हेल्प करती है। पूरे मार्केट में सर्किट ब्रेकर लग जाता है इन केस BSE सेंसेक्स या निफ्टी 50 अगर वो ब्रीच करता है, यानी कि वो तोड़ता है उस अपर या लोअर लिमिट को, तो पूरे मार्केट में वो सर्किट लग जाता है। ये जो मार्केट में सर्किट ब्रेकर होता है ये 3 स्टेजेस में यूज होता है। निफ्टी या सेंसेक्स के जो इंडेक्स है वो नीचे जाते हैं, तो ये 3 स्टेजेस में काम करता है। किस किस केस में सर्किट ब्रेकर लगता है उसको जान लेते हैं। तो इंडेक्स होता है वो 10, 15 और 20% पे सर्किट लगता है इंडेक्स पे, यानी कि जब भी इंडेक्स 10, 15 और 20% ऊपर जाएगा या फिर 10, 15 और 20% नीचे आएगा तो वो सर्किट ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जब 10, 15, 20% स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसे अपर सर्किट बोलते हैं, या फिर 10, 15 और 20% नीचे आएगा तो उसे लोअर सर्किट बोलते हैं, यानी उस सर्किट जो ब्रेकर लगा उससे नीचे नहीं आ सकता है और जो अपर सर्किट ब्रेकर लगा है वो उससे ऊपर भी नहीं जा सकता है। कुछ जो स्टॉक्स होते हैं उनके जो सर्किट होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज तय करता है और वो उन स्टॉक्स पे 5, 10 या फिर 20% के सर्किट ब्रेकर लगा देता है, जो कि अपर और लोअर सर्किट दोनों में काम करते हैं। और स्टॉक मार्केट कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपर सर्किट जो होता है उसकी जो वैल्यू है उसे कम भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए उसने 20% का सर्किट ब्रेकर लगा रखा है तो वो उसको 10% या 5% भी कर सकता है या फिर उसको बढ़ा भी सकता है। स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक की वॉलेटिलिटी यानी कि जो उसके दाम है ऊपर नीचे हो रहे हैं उसको कम करने के लिए जो सर्किट की लिमिट है उसको घटा भी सकता है, यानी कि 20% जो सर्किट लगा रखा है उसने उसको वो 10 या 5% को भी ला सकता है। एक डेरिवेटिव सेगमेंट होता है स्टॉक मार्केट में, तो उसमें सर्किट लिमिट काम नहीं करती है। आगे दी गई टेबल के हिसाब से आपको ये समझाया जा रहा है कि एक ट्रिगर लिमिट यानी कि मान लो जो एक सर्किट लगाया हुआ है वो अगर लग जाता है तो मार्केट के टाइम के हिसाब से कुछ ड्यूरेशन के लिए मार्केट को बंद कर दिया जाता है। तो वो उस टेबल में आपको दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। इसके हिसाब से समझ जाएंगे। मान लीजिए 10% अगर सर्किट है तो उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम है कि इतने से इतने बजे तक स्टॉक मार्केट में अगर 10% लॉस हो गया तो इतने ड्यूरेशन के लिए स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक की कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। सर्किट ब्रेकर की हेल्प से ट्रेडिंग कुछ देर के लिए रुक जाती है। अगर वो सर्किट ब्रेक हो जाता है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में उस सर्किट ब्रेकर की वजह से पूरे इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में और इक्विटी मार्केट में हर इक्विटी में ट्रेडिंग रुक जाती है कुछ देर के लिए। तो ये सर्किट ब्रेकर मैसेज लॉस को रोकने में बहुत हेल्प होता है। ये सर्किट ब्रेक होने के बाद जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी टाइमिंग्स दी गई है उस टाइमिंग्स के बाद वो मार्केट दोबारा से खुल जाती है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा है 5 साल पहले जिसकी कीमत थी 100 रुपये, वो आज की डेट में मार्केट प्राइस उसका 500 हो गया है। अब एकदम से पता नहीं क्या होता है कि वो उसका प्राइस उसी दिन एक ही दिन में 100 रुपये वापस पहुँच जाता है। तो इस वजह से जिसने भी वो शेयर खरीदा तो उसे काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर सर्किट सेबी ने लगा दिया तो उससे फायदा ही होता है कि वो जो प्राइस कम होगा वो लिमिटेड परसेंटेज पे कम होगा, वो एकदम 500 से 100 पे वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे सर्किट जो है बहुत काम करता है, आपको हैवी लॉस से बचा लेता है। सिमिलरली अगर स्टॉक का प्राइस राइज कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा राइज ना कर जाए उसको भी सेबी अपने अपर सर्किट लगा के रोक देता है। यूएस स्टॉक मार्केट में 1987 में ब्लैक मंडे क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से ही इसके बाद से ही सर्किट ब्रेकर्स लगाए गए। इसलिए ही जो स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर्स हैं उन्होंने
रिस्क प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तहत ये सर्किट उसने लगाए हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर बचा रहे। इस वीडियो में जो 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो है ये। पहला क्वेश्चन ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में किस तरीके का सेटलमेंट साइकिल पैटर्न जो है वो फॉलो होता है, T+4 या T+2। दूसरा क्वेश्चन है किसी भी शेयर की सप्लाई और डिमांड इन 3 फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है। इन दोनों क्वेश्चन के सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दें, तो लोगों को रिकॉग्निशन गिफ्ट की सेलेक्ट किया जाएगा। अब इस वीडियो की हम समरी जान लेते हैं। पहला, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करते हैं सप्लाई और डिमांड की वजह से। दूसरा, सप्लाई और डिमांड किसी भी शेयर के 3 फैक्टर्स की वजह से चेंज होते हैं, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर और मार्केट सेंटिमेंट्स। तीसरा, किसी भी स्टॉक को खरीदने बेचने में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन, क्लियरिंग और सेटलमेंट। चौथा, रिटेल इन्वेस्टर को बचाने के लिए सेबी ने मार्केट प्राइस और स्टॉक प्राइस अपर और लोअर सर्किट लगाया हुआ है ताकि रिटेल इन्वेस्टर किसी भी एब्रप्ट एकदम से जो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है या स्टॉक की कीमत कम हो जाती है उससे रिटेल इन्वेस्टर को भारी नुकसान ना हो। और जैसे ही स्टॉक का प्राइस अपर या लोअर सर्किट को इफेक्ट करेगा, अपर या लोअर सर्किट पे पहुंचेगा, तो वो स्टॉक में उस टाइम कुछ टाइम के लिए, जैसे कि आपको टेबल में बताया गया था, ट्रेडिंग रुक जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा 8th वीडियो होगा, उसमें हम ये जानेंगे कि स्टॉक इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है।